हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश के साथ आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूपी TSSC पेट एग्ज़ाम 2022, जिसका एग्ज़ाम 15 से 16 अक्टूबर को आपका होना है। तो इसके सामान्य ज्ञान के 5 एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारे आज के सेशन में। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। अभी तक आपने हमारे अगर बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं प्रैक्टिस सेट की, तो आप लोग जाकर सबसे पहले उन क्लासेस को अवश्य देखें, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो लगातार इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लासेज आती रहेंगी, बस आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसको दोस्तों देखेंगे। निम्न में से विदेशी यात्री किस क्रम में भारत आए? फटाफट से बताएंगे, निम्न में से किस क्रम में विदेशी यात्री भारत आए हैं? सर टॉमस रो, फाहयान, ह्वेनसांग। इसमें से किस क्रम में विदेशी यात्री भारत आए हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी किस क्रम में भारत आए, तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले भारत में कौन आया था? तो इनमें से सबसे पहले भारत में कौन आया था? तो सबसे पहले भारत में फाहयान आया था। कौन आया था? सबसे पहले आया था फाहयान। सबसे पहले कौन आया था? फाहयान सबसे पहले आया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आया फाहयान। फाहयान की बात अगर करी जाएगी दोस्तों, तो ध्यान से सुनेंगे। फाहयान सबसे पहले आया, और ये किस शासक के उसमें आया? तो ये जो है फाहयान की अगर बात करी जाएगी तो ये एक चीनी यात्री था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री था फाहयान, चीनी यात्री था। और साथ ही साथ ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ध्यान रखेंगे। फिर अगर बात की जाए दूसरे नंबर पर कौन आया, तो दूसरे नंबर पर ह्वेनसांग। कौन आया? ह्वेनसांग आया। ह्वेनसांग भारत में आया। तो ह्वेनसांग की अगर बात करी जाएगी, ये किसके काल में आया? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया, हर्षवर्धन के काल में आया। और उसके बाद आया है आपका फाहयान। कौन? फाहयान सबसे लास्ट में आया, फाहयान। फाहयान ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। तो इसका सही क्रम क्या बनेगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका सही क्रम क्या बनेगा? इसका सही क्रम ऑप्शन सी बनेगा, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फाहयान के देखो, सबसे पहले फाहयान आया, फिर सर टॉमस रो। सबसे पहले फाहयान, फिर ह्वेनसांग, फिर सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, तो यहाँ पे हो जाएगा सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। तीसरे नंबर पर कौन हो जाएंगे? सर टॉमस रो। तो ये तीन इस तरीके से क्रम में आए थे भारत में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। तो आपके ऑप्शन है सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? फटाफट से छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसकी स्थापना हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है और वह थी? जिस भाषा में लिखी गई थी वह थी, कौन सी भाषा है? बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी। तो बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी
जो है ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखेंगे, तुर्की भाषा में लिखी गई है। और इसके अंतर्गत जो है बाबर के 18 वर्षों का वर्णन किया गया है, 18 वर्षों के शासनकाल का वर्णन किया गया है, बाबर के 18 वर्षों के शासनकाल का वर्णन किया गया है। 18 वर्षों के शासनकाल का वर्णन किया गया। अगला है, निम्न में से किसे भारत का नेपालियन कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हैं। तो अगर बात की जाएगी किसे भारत का नेपालियन किया जाता है, कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को। तो अगर बात करी जाएगी किसे भारत का नेपालियन कहा जाता है तो सभी दोस्तों को ध्यान होना चाहिए, भारत का नेपालियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपालियन। ठीक है, भारत का नेपालियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इन्हें समुद्र का नेपालियन किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने इन्हें विंसेंट स्मिथ के द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। फिर अगर बात करी जाएगी समुद्रगुप्त की, तो इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का क्या नाम था बताएंगे। इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? चंद्रगुप्त इनके पिता का नाम था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, क्या नाम था? चंद्रगुप्त इनका नाम था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? बताएंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है धर्मपाल। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, धर्मपाल आपका जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। ठीक है, धर्मपाल। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? बताएंगे, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राधा कृष्णन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी नवबौद्धवाद धर्म के संप्रदाय के नवबौद्ध संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक की अगर बात की जाएगी तो कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नवबौद्धवाद बौद्ध धर्म के संप्रदाय आपके प्रतिपादक हैं। ध्यान रखेंगे, क्या है? प्रतिपादक हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1906, बनारस अधिवेशन 1905 या फिर सूरत अधिवेशन 1907। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हैं। तो अगर बात करी जाएगी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने दिया था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? और हम इसे पाकर रहेंगे। किसने कहा था? तो इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने जो है मुस्लिम लीग समझौता, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग समझौता हुआ है। ठीक है, जिसे क्या कहा गया? लखनऊ समझौता। तो किसके प्रयासों से आपका जो है ये हुआ है? क्या मुस्लिम लीग समझौता किसके प्रयासों से हुआ है? तो मुस्लिम लीग समझौता की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो ध्यान से देखेंगे, मुस्लिम लीग समझौता
मुस्लिम लीग समझौता किसकी सहायता से हुआ? तो किसकी सहायता से हुआ है? तो मुस्लिम लीग समझौता आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ है। और यह जो समझौता है किस नाम से जाना गया? तो ये जो समझौता है मुस्लिम लीग समझौता, ये लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसे हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उसका अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? फटाफट से छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। आपके ऑप्शन है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, बी है ट्रेड विवाद अधिनियम, सी है पब्लिक सेफ्टी बिल और डी है रॉलेट एक्ट। तो बताएंगे किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान किया उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। ध्यान रखेंगे, रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं? ना अपील, ना दलील, ना वकील कानून। क्या कहते हैं? ना अपील, ना दलील, ना वकील नामक कानून कहते हैं। ये काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? काला कानून के नाम से जाना जाता है। और इसे कहते हैं ना अपील, ना दलील, ना अपील, ना दलील, ना वकील। इसके अंतर रॉलेट एक्ट के अंतर क्या हुआ था? इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय पर गिरफ्तारी हो सकती है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो रॉलेट एक्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। रॉलेट एक्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो रॉलेट एक्ट के लिए दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग नमक कर का विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और वो दांडी नामक स्थल की यात्रा की थी उन्होंने, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? फटाफट से छाप देंगे, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? तो असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो यह कब स्थगित किया गया? सन 1922 में, वर्ष 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कब स्थगित किया गया? वर्ष 1922 में, वर्ष 1922 में, जबकि आपका चौरी चौरा घटना हुई है, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा घटना हुई है। तो उसके दौरान जो है गांधी जी ने क्या किया था? तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन त्याग दिया था, अपना असहयोग आंदोलन छोड़ दिया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसमें 22 जवानों को थाने के अंदर, चौरी चौरा घटना के अंदर क्या हुआ था? तो ये कहाँ पर स्थान है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसमें क्या हुआ था? तो 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया था। 22 जवानों को थाने में जिंदा जला दिया था। जिंदा जला दिया था, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? बताएंगे किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाल या फिर डच? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किसके द्वारा किया गया है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है पुर्तगाल। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल। पुर्तगाल इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया? उकाई बांध, कृष्ण राज सागर बांध, श्री सैलम बांध या फिर मैट्यूर बांध? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अगर बात करी जाएगी कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित है, तो श्री सैलम बांध। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री सैलम बांध, ध्यान रखेंगे।
श्री सैलम बांध। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जलीय प्राणी है? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। भारत का एक जलीय राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? छाप देंगे। खारे पानी का मगरमच्छ, ओलिवरिडेल टर्टल या फिर गंगा की डॉल्फिन। सही आंसर क्या होगा सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी कौन सा राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव की कभी अगर बात करी जाएगी तो कौन है? गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया। और इसे कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर सन 2009 को घोषित किया गया। ध्यान रखेंगे, 5 अक्टूबर सन 2009 को घोषित किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या अति महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है बताएंगे। सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि निम्नलिखित में से दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सेवराव, पालिनी, जवादी या फिर पालकोंडा। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा पालकोंडा हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पालकोंडा। और पालकोंडा की अगर बात की जाएगी तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो बाकी 3 कहाँ पर है? तो बाकी 3 आपके तमिलनाडु में हैं। पालनी, सेवराव और जवादी ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ध्यान से देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो अगर बात करी जाएगी नोवा मंडी, तो नोवा मंडी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो नोवा मंडी जो है ध्यान से देखेंगे, हम मिला दे रहे हैं, नोवा मंडी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। फिर उसके बाद आपका है कोडरमा। तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। अगला प्रश्न अगला है कलपक्कम। कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? आणविक शक्ति के लिए। चौथा ऑप्शन आपका सही है। और कर्णपुरा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही क्या क्रम बनेगा? तो पहले का तीसरा है, ठीक है, पहले का तीसरा है, ए का तीसरा है, बी का पहला है और सी का हमारा है चौथा और डी का है हमारा दूसरा। तो 3 1 4 2 देखेंगे, ऑप्शन में मैच कर लेंगे। 3 1 4 2 सही आंसर क्या होगा? 3 1 4 2 ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 1 4 2 ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखें। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत के संदर्भों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताएंगे। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र जो है, ध्यान से देखें, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा, कर्क रेखा के बीच से गुजरती है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। चौथा है, भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें कौन सा कूट सही है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को अवश्य शेयर करेंगे और साथ ही साथ में लाइक करेंगे। तो अगर बात की जाएगी तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें कर्क रेखा जो है देश के बीच से होकर गुजरती है जो कि अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा जो है कथन आपका सही है। तीसरा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तीसरा कथन आपका सही है। और इसमें कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से देखेंगे इसमें कौन सा कथन सही है। तो तीसरा कथन आपका सही है और साथ ही साथ अगर मैच कराएंगे तो ध्यान से देखेंगे हमारा दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आता है? भारत के अंतर्गत आता है। तो इसलिए दूसरा भी सही है। तो इसलिए हमारा दूसरा और तीसरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मैच कर लेंगे। दूसरा और तीसरा कौन सा है? तो दूसरा तीसरा ऑप्शन आपका
सी एकदम करेक्ट आंसर रह जाएगा। दूसरा और तीसरा कथन आपका सत्य है। अगला अगर बात की जाएगी दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास किसे कहते हैं? मूल्यह्रास किसे कहते हैं? किसी वस्तु के मूल्य को, गिरावट को, भौतिक संसाधन में इस्तेमाल करने के दौरान होने वाली टूट फूट को, किस मुद्रा के मूल्य में मूल्यह्रास, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मूल्यह्रास किसे कहते हैं? तो भौतिक संसाधन की वस्तुओं को इस्तेमाल करने के दौरान होने वाली टूट फूट हानि को क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 2 अक्टूबर 1966, 2 अक्टूबर 1972, 2 अक्टूबर 1975। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब करी गई है? तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई है। 2 अक्टूबर 1975, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1975। अगर बात करी जाएगी दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त बने रहेंगे लास्ट तक हमारे सेशन में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्लस ग्रामीण के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2022-23 में आवंटित की गई है? फटाफट से छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो अगर बात की जाएगी 2022-23 की दोस्तों, तो 2022-23 की अगर बात करी जाएगी तो ध्यान से देखना है सभी दोस्त। तो 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है कितने मकान बनाए जाएंगे? तो 2022-23 के अंतर्गत जो है 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। कितने? 80 लाख मकान बनाने का लक्ष्य है। तो जिसके लिए कितने रुपए? तो 48,000 करोड़, 48,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया? आवंटन किया गया। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944, अगस्त 1949, मई 1948 या फिर जून 1947। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 1944 में किसकी स्थापना हुई? IMF, इंटरनेशनल मनी फंड। तो अगर बात की जाए इसकी मुद्रा कहाँ पर, इसके मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। दोस्तों कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। संवेदी सूचकांक में कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? फटाफट से बताएंगे। संवेदी सूचकांक में कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? 25, 30, 50, 20। सही आंसर क्या होगा छाप देंगे। तो इसका अगर बात की जाएगी संवेदी सूचकांक की, तो संवेदी सूचकांक की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो ध्यान से देखें कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है। तो इसमें 30 कंपनियों को शामिल किया गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 30 कंपनी। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदल सकते। ऑप्शन बी है, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और तीसरा है आपका, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी है। और डी नंबर है आपका, वह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हैं। तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधान के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगला जो प्रश्न है उसे ध्यान से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है उसे ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130 या फिर अनुच्छेद 131। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी अनुच्छेद, इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी अनुच्छेद 130, तो 130 क्या है बताएंगे? तो 130 ये है कि हाई कोर्ट जो आपका है, हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय जो है, इसे दिल्ली को छोड़कर कहीं भी नियत किया जा सकता है। दिल्ली को छोड़कर
दिल्ली को छोड़कर कहीं भी नियत किया जा सकता है, नियत किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। और अगला जो है अनुच्छेद 131, तो यह किससे संबंधित है? तो यह उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। तो इसमें हाई कोर्ट के आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख मिला है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत बताएंगे, 44वें संविधान संशोधन के तहत किसे हटाया गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर बात की जाएगी 44वें संविधान संशोधन की, तो यह कब हुआ? 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली में से अविच्छिन्न तत्व है? ऑप्शन ए है संविधान का, बी है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सी है कार्यपालिका की विधायिका का संयोजन और डी है संसदीय संप्रभुता। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सभी को आज के इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। तो फटाफट से आप सभी लोग आज के इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो अगर बात की जाएगी कौन सा संसदीय शासन प्रणाली में अविच्छिन्न है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका की विधायिका का संयोजन। कार्यपालिका की विधायिका का संयोजन इसमें इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? बताएंगे। किस भाग में 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 और भाग 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो इसका अगर बात करी जाएगी 3 सोपान में पंचायतों का निर्माण करना किस भाग के अंतर्गत है? तो ये जो है भाग 9 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? भाग 9 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद भी याद कर लेंगे। तो इसका अनुच्छेद कौन सा है छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। ध्यान रखेंगे कौन सा है? अनुच्छेद 243 है। और अगर बात करी जाएगी यह किस सूची में शामिल है? तो यह राज्य सूची में शामिल है। किस में शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। इसमें विषय कितने हैं? तो इसमें विषय कितने हैं छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय हैं। और इसीलिए इसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिस्तरीय पंचायती राज। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र कौन सा है? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र क्या है? ऑडियोमीटर, एक्सेलेरोमीटर, ओडोमीटर या फिर ऑडोमीटर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। सही आंसर क्या है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है एक्सेलेरोमीटर। तो एक्सेलेरोमीटर की अगर बात करी जाएगी तो तेज़ गति के वाहन की गति को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात की जाएगी ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर से क्या होता है? ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। किसकी तीव्रता को? ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है ऑडियोमीटर से। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा परमाणु प्लम पुडिंग के नाम से प्रसिद्ध है? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है थॉमसन का परमाणु मॉडल।
किसका परमाणु मॉडल? थॉमसन का परमाणु मॉडल, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज, संघ नेमाटोडा, संघ आर्थ्रोपोडा या फिर संघ मोलस्का? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, संघ आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो जैसे आपका हो जाएगा झींगा, झींगा हो जाएगा, तितली, झींगा, तितली, मक्खी आदि। तो ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि हरित लवक में पाया जाता है। तो हरित लवक किस में पाया जाता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राइबोसोम, थाइलेकाइड या फिर क्वांटासोम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हरित लवक में पाया जाता है। तो हरित लवक किस में पाया जाता है? तो हरित लवक की अगर बात की जाएगी तो इसमें सब में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। सब में पाया जाता है क्या? हरित लवक सब में पाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है? तो निम्नलिखित में से किस पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है बताएंगे। ऐच्छिक पेशियों में, अनैच्छिक पेशियों में, हृदय में या फिर उपयुक्त सभी? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी दोस्तों लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, तो लैक्टिक अम्ल का जमाव किस में होता है? ऐच्छिक पेशियों में होता है। किस में होता है? ऐच्छिक पेशियों में होता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्तों ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है बताएंगे। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है गुजरात। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात की तटीय लंबाई कितनी है? तो 12,214 किलोमीटर इसकी क्या है? 1214 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटी किसकी है? सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? तो सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? गोवा की दोस्तों। और गोवा के अगर बात की जाएगी, गोवा की दोस्तों अगर बात की जाएगी तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई तो 160.5 है। 160.5 कैसे काम चलेगा? तो अगर बात की जाएगी इसकी लंबाई कितनी है? 160.5। तो 160.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो भारत की अगर सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा है। आप लोग सही ढंग से देखेंगे जिससे आपका अच्छे तरीके से सारा का सारा प्रिपेयर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी भारत में गुजरात तटरेखा की सबसे लंबी है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। अगला है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ पर है? फटाफट से छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाएगी तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र। और लखनऊ में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है ध्यान से देखेंगे। और लखनऊ में आपका है गन्ना अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर कौन सा है? गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना का अनुसंधान संस्थान है। और साथ ही साथ में आपका मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बताएंगे। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है आपका दोस्तों। और औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। अगर बात की जाए कि देहरादून में कौन कौन से हैं तो छाप देंगे देहरादून में कौन कौन से? तो देहरादून में आपका वन अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर? देहरादून में। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी आपका कहाँ पर है? देहरादून में। साथ ही साथ में आपका सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रिमोट सेंसिंग
रिमोट सेंसिंग का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी आपका देहरादून में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, द हेग या फिर न्यूयॉर्क? तो अगर बात की जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है। कहाँ पर है? द हेग, द हेग में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। कहाँ पर है? द हेग में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग। और द हेग आपका कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड में द हेग पड़ता है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो ध्यान से देखेंगे, द हेग इसका एकदम करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो न्यायालय द हेग में है। पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब करी गई? स्थापना कब की गई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई दोस्तों, 1945 में की गई। और अगर बात की जाएगी इसमें न्यायाधीश कितने हैं? इसमें कितने न्यायाधीश हैं? तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। और इनका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इनका कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का? 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। और अगर बात की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पहले भारतीय अगर पूछा जाएगा तो पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पहले भारतीय अगर न्यायाधीश की बात करी जाएगी तो पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बने हैं? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नाम याद रखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह बने हैं। और अगर बात की जाएगी वर्तमान समय में भारत के कौन सा व्यक्ति जो है संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त है, तो वर्तमान समय में भारत के कौन है? वर्तमान समय में भारत के कौन व्यक्ति जो हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं? तो उनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी। नाम याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम के लिए, नाम याद रखेंगे। वर्तमान समय में कौन व्यक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है? तो दलवीर सिंह भंडारी। कई आपके सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, दलवीर सिंह भंडारी। नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी याद रखें। में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? फटाफट से छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। टैगोर, कांस, ऑस्कर या फिर ग्रैमी? तो अगर बात करी जाएगी कौन सा पुरस्कार केवल और केवल संगीत से संबंधित है, तो ग्रैमी पुरस्कार केवल और केवल संगीत से संबंधित है, ग्रैमी पुरस्कार। और ग्रैमी पुरस्कार की अगर बात करी जाएगी तो ये कब से दिया जा रहा है? तो 1959 से दोस्तों दिया जा रहा है ग्रैमी पुरस्कार। 1959 से ग्रैमी पुरस्कार दिया जा रहा है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिंग गिट किस देश की मुद्रा है? रिंग गिट किस देश की मुद्रा है? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में, रिंग गिट किस देश की मुद्रा है? तो रिंग गिट की अगर बात की जाएगी मलेशिया, थाईलैंड, भूटान या फिर मालदीव। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी रिंग गिट की तो यह किस देश की मुद्रा है? तो यह मलेशिया देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलेशिया की मुद्रा है रिंग गिट। अगर बात करी जाएगी मलेशिया की तो मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? छाप देंगे। तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर, कुआलालंपुर है इसकी राजधानी, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर इसकी क्या है? राजधानी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी इसकी मुद्रा की तो मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा क्या है? छाप देंगे। तो मलेशिया की मुद्रा है बहत। क्या है मुद्रा? बहत इसकी मुद्रा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बहत है इसकी मुद्रा। और साथ ही साथ अगर आपको पता है तो बताएंगे भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा क्या है? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा है नेग्युल्टम,
नेग्युलटम भूटान की मुद्रा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गीत गोविंद किसने लिखा है? गीत गोविंद की रचना किसने की है? मीराबाई, जयदेव, सूरदास या फिर रसखान? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गीत गोविंद की रचना किसने की है, किसने लिखा गीत गोविंद को? तो गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई है? जयदेव के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद की अगर बात करी जाएगी, ध्यान से देखेंगे गीत गोविंद, तो गीत गोविंद में किसका वर्णन किया गया है? तो गीत गोविंद में भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी के कथाओं का वर्णन किसमें किया गया है? गीत गोविंद में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फटाफट से छाप देंगे। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर सिक्किम? तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नवकलेश्वर उत्सव की दोस्तों अगर बात की जाएगी कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है नवकलेश्वर उत्सव। तो उड़ीसा के कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा के पुरी में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी में क्या मनाया जाता है? नवकलेश्वर उत्सव मनाया जाता है। यह एक प्राचीन उत्सव है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन से 5 स्थायी सदस्य? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो हमने आपको बताया था रूस का फेस। क्या बताया था? रूस का फेस बताया था। आपको याद होगा ट्रिक, क्या याद होगा? रूस का फेस, रूस का फेस। इतना अगर आपको याद है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। रूस का फेस, तो रूस से तो आपका हो गया रूस, यफ से हो गया फ्रांस, ए से हो गया आपका अमेरिका, सी से चाइना और ई से आपका क्या हो जाएगा? ई से आपका क्या हो जाएगा बताएंगे? रूस का फेस। ई से आपका हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये आपके 5 राज्य क्या हैं? ये आपके 5 राज्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। तो नाम याद रखेंगे, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या फिर डी होगा? तो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें सभी मिल रहे हैं आपको। कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ब्रिटेन आपका इंग्लैंड को ही क्या कहा जाता है? इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लंदन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्या राजधानी है? लंदन। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं? साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं बताएंगे? साजन प्रकाश किससे संबंध है बताएंगे? बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट या फिर हॉकी? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो साजन प्रकाश की अगर बात करी जाएगी तो ये किससे संबंध है? तैराकी से संबंध है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साजन प्रकाश की अगर बात करी जाएगी तो ध्यान से देखेंगे साजन प्रकाश की। तो साजन प्रकाश किस राज्य के रहने वाले हैं? तो साजन प्रकाश की अगर बात की जाएगी ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो केरल के रहने वाले हैं साजन प्रकाश। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 15 मार्च, 8 अक्टूबर या फिर 4 दिसंबर? तो भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों वायुसेना दिवस, ध्यान रखेंगे। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। तो अगर बात की जाएगी वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो वायुसेना की स्थापना कब करी गई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो वायुसेना की स्थापना कब करी गई? 8 अक्टूबर, ध्यान देंगे तिथि 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना करी गई। अगर बात की जाएगी पहली उड़ान कब भरी गई? तो पहली उड़ान कब भरी गई छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो वायुसेना के द्वारा पहली उड़ान जो है 1 अप्रैल 1933 को भरी गई। कब? 1 अप्रैल 1933 को भरी गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही साथ में शेयर नहीं किया, तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है?
29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई या फिर 2 मई। तो अगर बात की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, तो ये कब मनाया गया? 1 मई को मनाया गया दोस्तों। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। अगर बात की जाएगी 1 मई को क्या मनाया गया? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाए। उसके बाद अगर बात की जाए ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है MSME, ध्यान से देखेंगे। MSME जेड प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है। MSME के द्वारा जेड प्रमाणन योजना की शुरुआत की गई है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? फटाफट से छाप देंगे। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर नारायण राणे। तो अगर बात की जाए MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर बात की जाएगी इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नारायण राणे के द्वारा किया जाएगा। और ये कौन है? तो ये MSME के मंत्री हैं। MSME के मंत्री कौन है? नारायण राणे। इनके द्वारा इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। अगर बात करी जाएगी इसके अंतर्गत क्या होगा? तो इसके अंतर्गत अगर बात की जाएगी जेड प्रमाणिक MSME को क्या प्राप्त कराने की वरीयता दे रहा है? तो ये आपको ऋण देने की वरीयता प्रदान कर रहा है। और जिसके साथ साथ में इसमें क्या होगा? तो इसके साथ में प्रमाणीकरण के साथ में लागत पर मिलने वाली सब्सिडी प्राप्त होगी। तो जो सूक्ष्म उद्योग होंगे, स्मॉल उद्योग होंगे, तो उनमें कितनी सब्सिडी होगी? लगभग 80% की। और अगर बात करी जाएगी जो मीडियम होंगे, स्मॉल होंगे, तो जो सूक्ष्म होंगे तो उनको 80%, माइक्रो वाले को 80% मिलेंगे, स्मॉल वाले को मिलेंगे 60%। अगर बात करी जाएगी मध्यम वाले को क्या मिलेंगे? जो मीडियम आपके उद्योग हैं उनको कितना सब्सिडी मिलेगा? 50% होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 मई सन 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? रोनी ओ सुल्लीवन, जूड ट्रम्प या फिर स्टीफन हैंडी या फिर पंकज अडवाणी। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है रोनी ओ सुल्लीवन। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? रोनी ओ सुल्लीवन। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है 3 मई सन 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? बताएंगे। तो 3 मई सन 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 142वें स्थान पर है, 150वें स्थान पर है, या फिर 125वें स्थान पर है, या फिर 155वें स्थान पर है। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सभी दोस्त फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात की जाएगी तो इसमें भारत का 150वीं रैंक है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150वां स्थान है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है 4 मई सन 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 0.40% बढ़ाकर कितना कर दिया है? फटाफट से छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40 बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है। तो रेपो रेट की दर 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दी गई है। 4.40% क्या है? रेपो रेट है, ध्यान रखेंगे। क्या है? रेपो रेट है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जीवला विशेष ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? जीवला विशेष
ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? गुजरात, तेलंगाना, केरल या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे आज के सेशन को। तो अगर बात की जाएगी जीवला विशेष ऋण योजना, तो यह किस राज्य में स्टार्ट करी गई? महाराष्ट्र राज्य में स्टार्ट करी गई है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मई 2022 में किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार संभाला है? मनोज पांडे, BS राजू, संजीव कपूर या फिर विजय पाल सिंह राणा। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है संजीव कपूर। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बताएंगे। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल। तो अगर बात करी जाएगी जीन बैंक परियोजना, तो जीन बैंक परियोजना कहाँ पर आपका स्टार्ट किया गया? किस राज्य में? महाराष्ट्र में। इसलिए इसे क्या कहा गया? महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना। क्या कहा गया? महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना, और इसे एक मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। मिड डे मील योजना के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है तमिलनाडु है, ध्यान रखेंगे। तो इसके अंतर्गत भारत सरकार, इसके अंतर्गत तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है मिड डे मील के साथ साथ में सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने का नाश्ता भी देता है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की अगर बात की जाएगी तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बताएंगे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन है तमिलनाडु के वर्तमान समय में कौन मुख्यमंत्री हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? बताएंगे। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? आपके ऑप्शन है चीन, पुर्तगाल, वियतनाम या फिर थाईलैंड। सही आंसर क्या होगा? वियतनाम। दोस्तों वियतनाम में विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इस ब्रिज का नाम क्या है बताएंगे। इस कांच के पुल का नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखेंगे बैक लॉन्ग ब्रिज है। क्या है? बैक लॉन्ग ब्रिज इसका नाम है। बैक लॉन्ग ब्रिज इसका क्या है? तो बैक लॉन्ग ब्रिज इसका नाम है, दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी अंग्रेजी में इसे क्या कहा गया है? अंग्रेजी में इसे कहा गया व्हाइट ड्रैगन। क्या कहा गया है? व्हाइट ड्रैगन इसे कहा गया है, दोस्तों ध्यान रखेंगे। व्हाइट ड्रैगन इसे कहा गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन बस हमारा यहीं तक है। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्त प्रतिदिन 8 बजे लाइव क्लास से अवश्य जुड़ेंगे। सभी दोस्तों को प्रतिदिन शाम 8 बजे लाइव क्लास से अवश्य जुड़ना है। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में वही कहना चाहता हूं जो हर रोज़ कहता हूं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। जी हाँ दोस्तों।